हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर एग्रीकल्चर। चैप्टर नंबर 4 है आपका एग्रीकल्चर। और इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो भूदान एंड ग्रामदान है। इसमें तो भूदान क्या है और ग्रामदान क्या है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। भूदान जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें भूमि को दान किया जाता है, और ग्रामदान में गाँव को दान किया जाता है। तो भूदान और ग्रामदान कैसे स्टार्ट हुआ था, अब हम पढ़ते हैं। इसमें जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हायर डिक्लेयर किया कि भाई ये हमारे स्पिरिचुअल हायर हैं, आत्मिक उत्तराधिकारी हम बोल सकते हैं इनको। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह, और इन्होंने जो विनोबा भावे थे उन्होंने सत्याग्रह के अंदर पार्टिसिपेट किया था एज वन ऑफ द फोर मोस्ट सत्याग्रहीज। जो मुख्य सत्याग्रही थे उनमें से एक। ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य, और ये गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है ग्राम स्वराज्य, इसके समर्थक थे। वोटरीज मतलब होता है समर्थक, समर्थन करने वाला। आफ्टर गांधी जी मार्टिरिज्म, जब गांधी जी शहीद हो गए उसके बाद से उनको पूरी कंट्री के अंदर फैलाने का काम विनोबा भावे ने किया था पद यात्रा के थ्रू। पद यात्रा मतलब पैदल यात्रा उन्होंने की थी पूरे भारत के अंदर। वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर, जब एक बार वो लेक्चर दे रहे थे, पोचामपल्ली गांव है आंध्र प्रदेश के अंदर। सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स, और कुछ जो गरीब लैंडलेस विलेजर्स थे उन्होंने डिमांड की कि सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग, कि उनको कुछ ज़मीन दे दी जाए जिससे कि उनका आर्थिक भला हो सके। विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू दैम इमीडिएटली, विनोबा भावे ने उनसे इसका वादा नहीं किया कि वो उनको इमीडिएटली वो लैंड दिलवा देंगे, पर उन्होंने उनको एश्योर्ड किया। उन्होंने उनको कहा कि मैं इस मामले में गवर्नमेंट से बात करूंगा। तो उनको यकीन दिलाया कि वो इस मामले के अंदर गवर्नमेंट से बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, रिगार्डिंग प्रोविज़न ऑफ लैंड से रिलेटेड फॉर दैम, उनके लिए। एंड इफ़ दे अंडरटुक कोऑपरेटिव फार्मिंग, अगर वो सब मिलकर कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे तो। सडनली, तभी अचानक से श्री रामचंद्र रेड्डी ये खड़े हो गए एंड ऑफर्ड 80 एकड़ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 80 लैंडलेस विलेजर्स। तो श्री रामचंद्र रेड्डी ये खड़े हुए वहाँ पे जब वो इस मामले में बात कर रहे थे किसानों से, और उन्होंने तभी तुरंत खड़े होके 80 एकड़ जो ज़मीन थी वो उन्होंने 80 लैंडलेस विलेजर्स, यानी जिनके पास ज़मीन नहीं थी, ऐसे गांव वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, या हम कह सकते हैं एक तरह से दान दे दी। दिस एक्ट वॉज नोन एज भूदान, और ये जो उनका काम था उसको भूदान का नाम दिया गया। लेटर ही ट्रेवल एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडियाज़, उसके बाद वो उन्होंने यात्रा की और उनके जो आइडियाज़ थे उनको पूरी इंडिया के अंदर फैलाया। कुछ जो ज़मींदार थे, सम ज़मींदार ओनर्स, या ज़मींदार जिनके पास ज़मीनें होती हैं, ऑनर्स ऑफ मैनी विलेजेस, जिनके पास बहुत सारे गांव हैं, ऑफ़र टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस, और उन्होंने ऑफ़र किया कि वो कुछ विलेजेस लैंडलेस लोगों को दे देंगे, उनमें बांट देंगे। तो कुछ ज़मीनें या कुछ गांव जो थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए लैंडलेस लेबर्स के लिए। तो जब उन्होंने गांव दान किए तो उसको ग्राम दान का नाम दिया गया। हाउएवर मैनी लैंड ओनर्स चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड, और कुछ जो लैंड ओनर्स थे, बहुत सारे जो लैंड ओनर्स थे, उन्होंने अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा दान करने के लिए सोचा गरीब फार्मर के लिए। तो उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास ज़मीनें ज़्यादा हैं तो जो हमारी लैंड है उसको सील कर दिया जाए। तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा तो ये है कि हम जो अपनी ज़मीनें हैं वो गरीबों को दान कर देते हैं, तो कम से कम हमारा नाम तो होगा, और वो जो गरीब हैं वो भी उनको याद रखेंगे और उनका सम्मान करेंगे। तो इस डर से उन्होंने जो गरीब किसान थे उनको ज़मीनें दान कर दी। दिस भूदान, और ये जो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट था, इसको बाद में इनिशिएटेड बाय, जो कि विनोबा भावे ने इसको स्टार्ट किया था, इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लडलेस रिवोल्यूशन, और इसको ब्लडलेस रिवोल्यूशन कहा गया, यानी कि बिना खून बहाए बदलाव आना, बिना खून बहाए क्रांति होना। तो भूदान और ग्रामदान को
ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भूदान और ग्रामदान किसने स्टार्ट करवाया था या कौन थे इसको स्टार्ट करने वाले, तो वो थे विनोबा भावे। इन्होंने स्टार्ट करवाया था। और ये एक्चुअल में इसमें क्या था, अगर आपसे पूछा जाए कि भूदान क्या होता है, ग्रामदान क्या होता है, तो इसके अंदर आपको ये लिखना है कि कुछ जो ज़मींदार वगैरह थे उन्होंने जब गाँव को दान किया तो वो ग्रामदान के नाम से जाना गया। और एक श्री रामचंद्र रेड्डी नाम के एक व्यक्ति थे, जब उन्होंने अपनी इस 80 एकड़ ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 80 लैंडलेस विलेजर को, तो उस काम को भूदान का नाम दिया गया, यानी कि उन्होंने अपनी ज़मीन दान की थी तो भूदान हो गया। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी के अंदर और एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन, एग्रीकल्चर क्या है, वो बैकबोन है हमारी इंडियन इकोनॉमी की, क्योंकि मोस्टली जो इंडियंस हैं या मोस्टली हम कह सकते हैं जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में बिजी रहती है, या हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर करती है, खेती करती है। बहुत सारी जो पॉपुलेशन है इंडिया के वो एग्रीकल्चर करती है, और इसी वजह से जो शेयर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से ही आता है। हैज़ रजिस्टर्ड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, अब पहले जो इससे ज़्यादा आता था लेकिन अब धीरे धीरे ये काम होता जा रहा है 1951 के बाद से। यट इट्स शेयर इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, हालांकि जो उसका शेयर है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, लिवलीहुड देता है, यानी जो पॉपुलेशन है कंट्री की उसको कंटिन्यू जीवन चलाने का एक साधन भी है। टू बी एज हाई एज 63% इन 2001, और ये हाई है 63%। 2001 के अंदर के बारे में बता रहे हैं कि 2001 में ये जो शेयर था जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का वो 63% था। कंट्रीब्यूशन बताया जा रहा है इसके अंदर, और 51 से जो जीडीपी के अंदर जो ये जो एग्रीकल्चर का शेयर था वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गया था। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज़ द मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, और जो एग्रीकल्चर का शेयर गिरना जीडीपी के अंदर ये एक सीरियस कंसर्न यानी कि बहुत ध्यान देने वाली सीरियस मैटर है। बिकॉज क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन होगा तो इसका जो गलत प्रभाव है वो अदर सेक्टर्स पे भी पड़ेगा, एंड स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर विल लेट द डिक्लाइन ऑफ अदर स्फीयर्स, यानी कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर किसी प्रकार की रुकावट आती है तो ये अदर सेक्टर को भी अफेक्टेड करेगा, यानी प्रभावित करेगा। ऑफ द इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी, और जो समाज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से गैप बना देगा रिच और पुअर के अंदर। इकोनॉमिक एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो काफ़ी इसमें वाइडर इम्प्लीकेशंस देखने के लिए मिलेंगी सोसाइटी के अंदर। कंसिडर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए कंसिडर करते हुए इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे ऐसे काम किए, ऐसी कोशिशें की जिससे कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको हम शॉर्ट में ICAR बोलते हैं, और इसको इस्टेब्लिश किया गया इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया, वेटरनरी सर्विसेज प्रोवाइड की गई, एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फॉरकास्ट, मेट्रोलॉजी और वेदर फॉरकास्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट किए गए। वर गिवन प्रायोरिटी इम्प्रूविंग द इंडियन कल्चर, और ये सब काम जो किए जा रहे थे वो इंडियन एग्रीकल्चर में सुधार करने से रिलेटेड थे। अपार्ट फ्रॉम दिस मूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके अंदर इम्प्रूव किया गया। वॉज ऑल्सो कंसिडर एसेंशियल एज सेम, और इसको भी ज़रूर माना एसेंशियल माना गया
इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है कि डेवलपमेंट होना, रोड्स का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट हो सके। ये इसमें कुछ जीडीपी ग्रोथ के बारे में बता रखा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर के अंदर, कि अगर आप इनको देखेंगे 1980 और 91 के अंदर, तो आपको दिखाई देगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो 3.6 था, और वहीं अगर आप 2002 और 7 को देखेंगे तो वो 4.0 हो गया। ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हम देखते हैं, अब तो उसमें और कम हो गया होगा, लेकिन ऐसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखते हैं तो ये 7.1 था, जो कि बढ़ कर के 9.5 हो गया। सर्विस सेक्टर 6.7 था, जो कि बढ़ कर के 9.1 हो गया। तो आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है? हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एज कम्पेरेटिव टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कम ग्रोथ हुई है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर के अंदर ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो ये टेबल यही शो ही कर रही है। फ्रॉम द अबव टेबल, अगर ऊपर वाली टेबल आपने देखी है तो इससे क्लियर होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्लियर हो रहा है। इट इज़ क्लियर दैट दो जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ इंक्रीज, हालांकि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ओवर द ईयर्स, इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन फिर भी ये सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट नहीं कर पा रहा है। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज डिक्लेरेटिंग मतलब धीरे धीरे कम हो रही है, विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इसी तरह से अगर एग्रीकल्चर जो है वो अगर डिक्लाइन हो गया तो, या इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्लाइन हो गया, तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है ये। टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज, और आज अगर हम देखते हैं तो भारतीय किसान है वो बहुत बड़े चैलेंजेस को फेस करते हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन, और वो चैलेंज है कि उनको इंटरनेशनल कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है। एंड आवर गवर्नमेंट इज गोइंग टू अहेड विद द रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट in agriculture sector, particularly in irrigation, power, rural roads, market and mechanization. Subsidy on fertilizers is decreased, leading to increase in the cost of production. तो इसमें बताया गया है कि जो भारतीय किसान हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो गवर्नमेंट भी है वो जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, या उसको सुधारने से रिलेटेड काम नहीं कर रही है, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है। खास करके इरिगेशन है, या पावर सप्लाई है, या रूरल रोड्स, मार्केट्स वगैरह हैं, या मशीनाइजेशन करना। जो सब्सिडी दी जाती है फर्टिलाइजर्स पे, उसको भी धीरे धीरे कम किया जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो बढ़ रही है। मोर ओवर रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज़, और जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो कम की जा रही हैं। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ अगर कम होंगी तो क्या होगा, जो बाहर से सामान आएगा, विदेशों से जो सामान आएगा वो सस्ता होगा एज़ कम्पेरेटिव टू नेशनल, राष्ट्र का जो होगा वो महंगा होगा। और उसका रीज़न ये है कि जो बाहर से आता है, जो फॉरेन से जो प्रोडक्शन आता है वो मशीनों के थ्रू बनाया जाता है, यानी कि मशीन सारा काम करते हैं, और इससे क्या होता है मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह वो यूज़ करते हैं, और इससे उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी कॉस्ट कम होगी, और यहीं जबकि इंडिया के अंदर ये लोग पुराने मेथड्स वगैरह यूज़ करते हैं, और इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ता है, और प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये था, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं वो भी धीरे धीरे कम की जा रही हैं, और ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है हमारी कंट्री के सामने, या हमारे किसानों के लिए। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, अब जो किसान है वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर से
एग्रीकल्चर के अंदर पैसा लगाना बंद कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है पैसे लगाना इन फ्यूचर के लिए। कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, और इससे ये हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है। अब इसमें क्वेश्चन पुटअप कर लिया गया है कि वाई फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। कई स्टेट्स के अंदर ये कई बार सुनने के लिए मिला है कि किसान ने आत्महत्या कर ली, तो उसका क्या रीज़न है। वैन अ फार्मर्स हैव बीन फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, और इसका पीछे कारण है कि जब किसान बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है एंड लैंड अंडर द एग्रीकल्चर इज़ डिक्रीजिंग, और जो लैंड है उनकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो जब वो कम होने लग जाती है इन एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके बारे में उसको विचार करना चाहिए, जिससे कि क्योंकि अगर एक ही चीज़ पर डिपेंड रहेंगे तो आगे चल के दिक्कत आ सकती है। जैसे जो एग्रीकल्चर करते हैं तो उसी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे कि पशु पालना, लाइफ स्टॉक्स को पालना, और उसके जो मिल्क वगैरह है, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उनको सेल करना, तो उससे उसको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। देन फिर आता है आपका फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मतलब होता है खाद्य सुरक्षा, खाने से रिलेटेड सुरक्षा होना। यू नो दैट फूड इज़ अ बेसिक नीड ऑफ एवरी सिटीज़न, और हम सभी ये जानते हैं कि जो खाना है वो बेसिक ज़रूरत है हर सिटीज़न की ऑफ द कंट्री के हर सिटीज़न की जो बेसिक नीड है वो क्या है, खाना है। शुड हैव एक्सेस टू फूड विच प्रोवाइड्स मिनिमम न्यूट्रिशनल, और इससे क्या होता है कि हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे कि हमें कम से कम जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो हमें मिल सके। इफ़ एनी सेगमेंट ऑफ आर पॉपुलेशन डज नॉट हैव दिस एक्सेस, और कोई एक ऐसा हिस्सा हमारी पॉपुलेशन का जिनको कि ये खाना नहीं मिल पाता है या ये सुविधा नहीं मिल पाती है, दैट सेगमेंट सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी, और वो जो सेगमेंट है या वो जो ग्रुप है लोगों का वो सफ़र करता है खाने की कमी से रिलेटेड, यानी इनको खाना नहीं मिल पाता है। द नंबर ऑफ़ पीपल्स हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी, और बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो जिनके फूड सिक्योरिटी नहीं होती, ऐसे लोग जिनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं है वो अलग अलग प्रोपोर्शन के अंदर सम एरियाज़ के अंदर रहते हैं हमारी कंट्री के अंदर। यानी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हमारी कंट्री में है, रीजन्स हैं जहाँ पर इस टाइप के जो लोग हैं वो मिल जाते हैं जिनके की फूड सिक्योरिटी नहीं हो पाती, जो लोग अपने लिए फूड सिक्योर नहीं कर पाते हैं। पर्टिकुलरली इन इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड स्टेट्स, खासकर कि जहाँ पर आर्थिक पिछड़ापन पाया जाता है। इकोनॉमिकली मतलब होता है आर्थिक, लेस डेवलपमेंट मतलब जहाँ पे कम डेवलपमेंट होता है, ऐसे स्टेट्स के अंदर ये फूड सिक्योरिटी की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। द रिमोट एरियाज़ ऑफ कंट्री, और जो रिमोट एरियाज़ यानी दूर दराज जो क्षेत्र हैं कंट्री के, आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिज़ास्टर्स, ये सबसे ज़्यादा संभावित या हम कह सकते हैं प्रभावित क्षेत्र है नेचुरल डिज़ास्टर से। एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई, या वहाँ पर जो फूड सप्लाई है वो हमेशा नहीं रहती है, अनसर्टेन रहती है, अनिश्चित रहती है। इन ऑर्डर टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और कि वही हमेशा फूड की अवेलेबिलिटी बनी रहे सारे ही सेक्शन के लोगों को ऑफ सोसाइटी, समाज में। आर गवर्नमेंट केयरफुली डिज़ाइन, जो हमारी सरकार है कि भाई सबको खाना मिलता रहे, इसके लिए जो हमारी सरकार है उन्होंने केयरफुली नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम को डिज़ाइन किया। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, और ये जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक तो है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम बोलते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एज यू नो PDS इज़ अ प्रोग्राम। अब इसे बताया गया PDS क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। तो इसके अंदर जो PDS एक ऐसा प्रोग्राम है विच प्रोवाइड फूड ग्रेन्स, जो कि फूड ग्रेन को प्रोवाइड करता है, एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज़, या कोई भी जो ज़रूरी सामान है, कमोडिटीज़ मतलब सामान होता है, एट सब्सिडाइज प्राइस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, और कि कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं फूड ग्रेन्स या कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें सब्सिडी दी जाती है, यानी कुछ छूट
दी जाती है प्राइस के अंदर गाँवों में और अर्बन एरियाज़ के अंदर। इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है उसका सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन टू द कॉमन पीपल एट अ अफोर्डेबल प्राइस। तो ये इसमें बता रहे हैं कि भाई गरीब लोग हैं उनको आसानी से फूड मिल जाए। एंड द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज़ ऑन द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज़ ऑन ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और जो केंद्र अपना ध्यान जो केंद्रित किया गया है ऐसी पॉलिसी पर किया गया है जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ग्रोथ हो सके। ऑन फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस, और साथ में जो सपोर्ट प्राइस है उसको फिक्स किया जा सके फॉर द प्रिक्योरमेंट ऑफ वीट एंड राइस टू मेंटेन देयर स्टॉक्स, और उस स्टॉक को बनाए रखना। तो ये दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक है वीट और दूसरा राइस। फूड कॉर्पोरेशन, जो फूड कॉर्पोरेशन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिक्योरिंग स्टॉकिंग फूड ग्रेन। और FCI का जो काम है, क्या काम है कि स्टॉक्स रखना फूड ग्रेन्स का, या उनको प्रोक्योर करना, उनकी देखभाल करना। वेयर इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर यही होता है कि फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और FCI के अंदर जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो स्टॉक रखे फूड ग्रेन्स का और ज़रूरत पड़ने पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। सपोर्ट प्राइस, और ये जो लोग हैं FCI वाले वो क्या काम करते हैं, जो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया है उसके बेसिस पर किसानों से उनकी प्रोडक्शन को खरीद लेते हैं, उनकी फसल को खरीद लेते हैं। द गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड सब्सटेंसेज ऑन एग्रीकल्चर इनपुट्स, और जो गवर्नमेंट है उनको सब्सिडी देनी चाहिए या छूट देनी चाहिए एग्रीकल्चर इनपुट्स पर, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स हैं, पावर एंड वाटर है। दी सब्सिडीज़ हैव नाउ रीच, और ये जो सब्सिडीज़ हैं वो अनसस्टेनेबल लेवल पर दी जाने लगी है या पहुंच रही है। एंड हैव ऑल्सो लेड अ लार्ज स्केल इनएफिशिएंसीज। सब्सिडी जो है वो अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ में लार्ज स्केल इनएफिशिएंसीज भी पाई जाने लगी। इनएफिशिएंसीज मतलब कि अयोग्यता भी हम कह सकते हैं, काबिलियत जिसके अंदर काबिलियत ना हो। तो इनसफिशिएंसीज इन द यूज़, एफिशिएंसीज जो हैं इन द यूज़ ऑफ देयर स्कार्स इनपुट, जो भी कम इनपुट्स हैं या कम इसको यूज़ किया जाता है, उसका कारण यही है कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट या अनसस्टेनेबल लेवल पर जो सब्सिडी है वो पहुंच रही होती है, जहां उसको जाना होता है वहां नहीं पहुंच पा रही होती है। एक्सेसिव एंड इम्प्रूडेंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा से ज़्यादा और बिना इम्प्रूडेंट फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है। एंड वाटर हैज़ लेड द वाटर लॉगिंग, और वाटर दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि वाटर लॉगिंग हो जाती है। salinity and depletion of essential micronutrients in the soil। तो ये इसमें बता रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे या ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे तो इससे वाटर लॉगिंग की समस्या हो सकती है, सैलिनिटी की समस्या हो सकती है। साथ साथ में जो सॉइल इरोज़न हो सकता है, या हम कह सकते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। और इससे क्या होता है कि जैसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करते हैं तो इससे जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। द हाई MSP, और अगर ज़्यादा MSP होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हाई MSP सब्सिडाइज इन इनपुट एंड कमिटेड FCI, और जो हाई MSP है वो सब्सिडाइज करती है इनपुट्स को और साथ में कमिटेड है
FCI के लिए FCI purchased have destroyed the cropping pattern. The high MSP subsidize in input and committed FCI purchase. अब क्या होता है कि MSP अगर ज़्यादा होती है तो FCI committed होता है कि वो परचेज करेगी. Have distorted द क्रॉपिंग पैटर्न, और जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको वो चेंज करेगी. वीट एंड पैडी क्रॉप्स, और जो वीट और पैडी क्रॉप्स होते हैं आर बीइंग ग्रोन मोर फॉर द MSP. और जो वीट क्रॉप और पैडी क्रॉप जो धान होता है इसको ग्रो किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस के लिए. दे गेट, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिल सके. एग्जाम्पल, इट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ सीरियस इम्बैलेंस. और साथ में हम ये कह सकते हैं कि ये एक सीरियस इम्बैलेंस भी क्रिएट कर देती है इन इंटरनल क्रॉप पैटर्न के अंदर. यू ऑलरेडी नो दैट द कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंज्यूमर्स को भी 2 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया गया है. एक होता है APL और दूसरा होता है BPL. जो BPL होता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन को कहते हैं, और जो APL होता है उसको हम बोलते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर. और बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे. विद द इशू प्राइस, और जो भी इशू प्राइस होता है उसको डिफरेंट प्राइस के अंदर हर कैटेगरी मिल जाती है. और नंबर ऑफ डिजर्विंग पुअर, और बहुत सारे जो गरीब लोग हैं हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम BPL. उनको, जो गरीब परिवार है, वास्तव में जो गरीब परिवार है उनको BPL से बाहर निकाल दिया गया है, BPL कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है. मोर ओवर सम ऑफ द सो कॉल्ड EPL, और ज़्यादातर जो अपने आप को EPL बताते हैं वो स्लिप बैक टू BPL. वो उन्होंने पहचान छुपा कर उन्होंने अपने आप को BPL में शो किया है बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ इवन वन क्रॉप. क्योंकि जो एक क्रॉप है अगर वो फेल हो जाती है या वो ढंग से नहीं लग पाती है, ख़राब हो जाती है, एंड इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफ़िकल्ट टू एकोमोडेट सच शिफ्ट्स. और ये बहुत मुश्किल हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वो ऐसे शिफ्ट्स को कर सके. शिफ्ट को कैसे, मतलब जो BPL वाले हैं, वास्तव में जो BPL गरीब परिवार है उनको तो BPL की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, और जो APL वाले हैं वो स्लिप होकर BPL की तरफ आ रहे हैं. ईच डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक कैन बी मेड सेल्फ सफिशिएंट. और हर डिस्ट्रिक्ट और जो ब्लॉक है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर, या बन सकता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर अगर गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, जैसे कि क्रेडिट लिंकेज हो, एंड ऑल्सो एनकरेज और साथ में बढ़ावा दे द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स के यूज़ को, इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑनली. और वजह कंसंट्रेशन करने के अलावा राइस और व्हीट पर द फूड ग्रेन्स विद अ बेटर ग्रोथ पोटेंशियल, और जो फूड ग्रेन है उसकी बेटर ग्रोथ हो सके इन दैट पर्टिकुलर एरियाज मस्ट बी एनकरेज, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए. क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा मे ऑल्सो अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. ये अट्रैक्ट करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एग्रीकल्चर में. द फोकस ऑन इंक्रीजिंग फूड ग्रेन, और जो फोकस है फूड ग्रेन को बढ़ाने का, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने का, वी शुड बी ऑन सस्टेनेबल बेसिस, जो कि सस्टेनेबल बेसिस पर होना चाहिए. ऑल्सो फ्री ट्रेड इन ग्रेन, और साथ ही में फ्री ट्रेड होना चाहिए. ग्रेन्स का विल क्रिएट मासिव एम्प्लॉयमेंट. इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है और गरीबी, जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस होती है रूरल एरियाज़ के अंदर. तो ये इसमें बताया गया कि क्या करना चाहिए जिससे कि जो रूरल एरिया है उसके अंदर गरीबी कम हो जाए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए. देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम द कल्टिवेशन, और इस प्रकार से जो धीरे धीरे जो शिफ्ट है कल्टिवेशन का फूड क्रॉप से ये फ्रूट्स की तरफ
वेजिटेबल, ऑयल सीड्स और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। दिस हैज़ लेड टू द रिडक्शन ऑफ नेचुरल एरिया, और इससे जो नेचुरल एरिया है उसमें कमी आ रही है। अंडर द सीरियल्स एंड पल्सेस, सीरियल्स और पल्सेस वाले एरियाज़ के अंदर, विच विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है इंडिया की, द डिक्लाइन इन फूड प्रोडक्शन, और जो फूड प्रोडक्शन है उसका कम होना, पुट अ बिग क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है कंट्री के फ्यूचर फूड सिक्योरिटी पर, कि जब फूड प्रोडक्शन ही कम हो जाएंगे तो फूड सिक्योरिटी कहाँ से होगी कंट्री की। द कंपटीशन फॉर लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चर, और जो कंपटीशन है नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूज़ वालों में, जैसे कि हाउसेज एट्सेट्रा, एग्रीकल्चर हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन, और इससे क्या होता है जो एग्रीकल्चर एरिया है या नेचुरल एरिया है वो कम होता जा रहा है, रिडक्शन कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, और जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की स्टार्टेड शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, और वो डिक्लाइनिंग जो ट्रेंड है उसको शो कर रही है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स विच वंस शो ड्रामेटिक, जो कि ड्रामेटिक रिजल्ट को शो करता है, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए रिजल्ट को शो करता है, आर नाउ बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और ये अब रिस्पॉन्सिबल हो गया है सॉइल डिग्रेडेशन का। स्केर्सिटी ऑफ वाटर हैज़ लेड टू रिडक्शन इन एरियाज, और जो पीरियड स्केर्सिटी है वाटर की वो रिडक्शन एरिया, वाटर की जो कमी है उससे भी जो एरिया है वो रिडक्शन होता जा रहा है अंडर द इरीगेशन, यानी इरीगेशन के अंडर में जो आने वाला एरिया है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। इनसफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, और इनसफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट की वजह से या हैड लेड टू वाटर लॉगिंग, और इससे क्या होता है कि अगर तरीके से वाटर मैनेजमेंट नहीं किया जाए तो उससे लॉगिंग और सैलिनिटी बढ़ जाती है। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का, फ्री पावर टू सेक्शन ऑफ फार्मर्स, की फ्री पावर्स प्रोवाइड करना कुछ सेक्शन ऑफ फार्मर्स को, हैज़ एनकरेज दैम पम्प, और वो बढ़ावा देता है उनको कि वो पंप यूज़ करें अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप या वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगाने के लिए उनको बढ़ावा देता है इन लो रेनफॉल एरियाज़ के अंदर, जैसे कि राइस पंजाब में लगाई जाती है, शुगर केन महाराष्ट्र। ये जो अनसस्टेनेबल पंपिंग है ये रिड्यूस करता है वाटर स्टोरेज को, जो वाटर स्टोरेज है एक्वाफर्स के अंदर कॉन्स्टेंटली मैनी वेल्स, और इससे क्या होता है बहुत सारे जो वेल्स हैं या ट्यूब वेल्स हैं ये सूख जाते हैं। दिस हैज़ पुश, इससे क्या होता है कि ये पुश करता है द मार्जिनल एंड द स्मॉल फार्मर्स टू आउट द कल्टिवेशन, छोटे छोटे जो किसान हैं मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं उनको कल्टिवेशन एरिया से बाहर निकालने या उनको बाहर की तरफ धकेलता है। द बिग फार्मर्स विद द डीपर ट्यूबवेल्स, और जो बड़े बड़े किसान हैं वो गहरे गहरे ट्यूबवेल्स लगा लेते हैं और उनके पास पानी हो जाता है। बट मैनी अदर्स, बहुत सारे जो ऐसे किसान हैं जो कि वाटर क्राइसिस की जो समस्या है उसको फेस करते हैं। इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड मार्केट फैसिलिटीज़, और इनएडिक्वेट स्टोरेज है या मार्केट फैसिलिटीज़ है वो नहीं हो पाती है। ऑल्सो एक्ट एज अ डिस इंसेंटिव टू फार्मर, और ये सब क्या है, ये एक फार्मर के लिए डिस इंसेंटिव है। दस फार्मर्स बैडली अफेक्टेड, और इसी वजह से जो किसान हैं वो बुरी तरीके से अफेक्टेड होते हैं। अनसर्टेनिटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, जो एक अनिश्चितता बनी रहती है प्रोडक्शन से रिलेटेड और मार्केट से रिलेटेड। दे सफ़र फ्रॉम डबल डिसएडवांटेज, उनको डबल नुकसान उठाना पड़ता है एज दे पे हाई प्राइजेस। एक तो ये कि उनको इनपुट्स के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि HYV सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। बट लैक ऑफ बार्गेनिंग, लेकिन बार्गेनिंग जो पावर उसकी भी कमी पाई जाती है टू फिक्स प्राइस इन देयर फेवर। ऑल द प्रोडक्शंस रीच द मार्केट, जितने भी प्रोडक्शन है वो
मार्केट तक पहुंच जाते हैं। सिमिल्टेनियसली द हाइयर द सप्लाई द लोअर इज डिमांड। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो जाता है तो वो भी उनके लिए एक समस्या का कारण बन जाता है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड की अपेक्षा, और इससे क्या होता है कि जो डिस्ट्रेस सेल जो सेल है वो भी अफेक्टेड हो जाती है। देयरफॉर देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी, और इससे क्या होता है फूड सिक्योरिटी नहीं रह पाती है विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर, बिना स्मॉल फार्मर की सिक्योरिटी के। तो ये तो उसने बताया कि किस प्रकार से जो छोटे छोटे किसान हैं उनको प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए वो पैसा भी ज़्यादा लगा दें और सप्लाई भी ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो तो इससे भी उनको लॉस होता है, क्योंकि डिमांड कम है इसी वजह से। तो फार्मर्स, छोटे जो किसान हैं, उनकी अगर सिक्योरिटी नहीं हो तो फूड सिक्योरिटी संभव नहीं हो सकती है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जो आज मैंने पढ़ाया उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।